साथियों, आप सभी का स्वागत है लॉजिक मंत्रा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जेटेट और सीटेट के बीच में जो केस चल रहा था उसकी क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ हुआ वहाँ पर, इस पर हम लोग विस्तृत बात करेंगे। और जैसा कि आप लोग सबों को पता है कि ये केस आखिर हुआ कैसे, इसको थोड़ा सा हम लोग पीछे चले जाते हैं और एक छोटी सी इस पर एक कहानी आपको बताते हैं। हालांकि रियल कहानी है, क्यों हुआ कैसे हुआ। हालांकि हुआ क्या था कि यहाँ पर 2016 को लास्ट जो जेटेट हुआ था, जेटेट मतलब बोलने का मतलब यहाँ पर है कि झारखंड टेट यानी स्टेट टेट की जो बात कर रहे हैं हम, जो लास्ट टेट हुआ था वो 2016 को हुआ था और उसके बाद कोई टेट नहीं हुई थी और सीधे आ जाता है 2023 में भर्ती आ जाती है। और 2023 में जब भर्ती आ जाती है तो यहाँ पर जो 2016 वाले थे वो तो काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे कि कब बहाली आए, क्योंकि उनको बहाली इस तरह से मिली नहीं थी प्राइमरी लेवल में। तो इसलिए वो लोग चाह रहे थे कि कोई बहाली आए और उन लोगों को मौका मिले। लेकिन 2016 और 24 के बीच में जितने भी डीएलएड बीएड करने वाले जो अभ्यर्थी थे झारखंड से, उन्होंने क्या किया कि क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई जेटेट में बैठने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट चले गए थे। एक्चुअली हाई कोर्ट जाने का कारण ये था क्योंकि इस बहाली की जो विज्ञापन होता है उस विज्ञापन में क्या लिखा हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ जेटेट ही इस नियुक्ति में भाग ले सकते हैं, यानी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा देखने के बाद जितने भी सीटेट अभ्यर्थी थे, सीटेट अभ्यर्थी बोलने का मतलब इसलिए वो सीटेट अभ्यर्थी थे क्योंकि उनको जेटेट बैठने का मौका नहीं मिला था, 8 साल से ये हुआ नहीं था। तो इस वजह से वो हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट जाने के बाद हाईकोर्ट में जितनी भी बहस हुई, बहुत लंबे अरसे तक बहस हुई और बहस होने के बाद अंततः क्या हुआ कि इस पर जो हाईकोर्ट ने निर्णय लिया कि यहाँ पर सीटेट को एक कंडीशन के साथ वैलिड कर दिया जाए। और ये कंडीशन क्या था कि जैसे ही सीटेट इस फॉर्म फिलअप को करेंगे उनकी नियुक्ति भी हो जाएगी, लेकिन उन नियुक्ति के बाद उन्हें 1 साल एक ही बार में उन्हें जो जेटेट होने वाली है नियुक्ति के बाद, अगर 3 साल तक कोई जेटेट होती है उस जेटेट में उन्हें पहले ही अवसर में पास करना होगा, अन्यथा उसे सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। और अगर 3 साल तक जेटेट की एग्ज़ाम नहीं ली जाती है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उनकी जो नियुक्ति है वो स्थायी हो जाएगी। तो इस तरह से चीज़ें होने लगी। तो सीटेट को भी मौका मिला, जेटेट को भी मौका मिला, सभी ने एग्ज़ाम लिखे, अच्छे से लिखे। और इसी बीच क्या हुआ, एग्ज़ाम के जस्ट 2-3 दिन पहले जेटेट अभ्यर्थियों ने इस पर एसएलपी लगा दिया सुप्रीम कोर्ट पर। उनका कहना था कि इस नियुक्ति पे सिर्फ़ और सिर्फ हमारा अधिकार है क्योंकि हमें मौका नहीं मिला है। तो इस बात को लेकर उन्होंने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर लगवाने के लिए पूरी कोशिश की। हालांकि बोला गया कि इस एग्ज़ाम को स्टे करा दिया जाए, मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट ना करा जाए जब तक इस पर सुनवाई ना हो जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो नहीं, उस पर जो एग्ज़ाम जो चल रहा था उस पर कोई स्टे नहीं लगाया, लेकिन उसकी आने वाली जो परीक्षा फल होने था, जो रिज़ल्ट होना था, उस पर उन्होंने क्या कर दिया, स्टे लगा दिया, जिसका जो खामियाजा हम लोग सब भुगत रहे हैं अभी भी, चाहे जेटेट हो चाहे सीटेट हो, कोई भी सब विद्यार्थी इसी का अब मतलब भुक्तभोगी हो चुके हैं। तो इस बीच हुआ क्या कि सब कुछ एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सुनवाई, वैसे जो स्टे लग गया था, रिज़ल्ट झारखंड सरकार चाह रही थी कि किस तरह से रिज़ल्ट यहाँ पर प्रकाशित हो, किस तरह से नहीं हो। तो फिर हुआ इस तरह से कि चलो अंततः सुनवाई का दिन आया। सुनवाई 1-2 बार टला भी, मतलब हुआ नहीं, डेट नहीं पड़ा, लगा नहीं, उनका बारी नहीं आई। तो बाद में हुआ इस तरह से कि उन्हें डेट लग गया। अब यहाँ पर आती है जेटेट, सीटेट और झारखंड सरकार, इन तीनों की यहाँ पर बहस शुरू हो जाती है। क्योंकि जेटेट अभ्यर्थी पिटिशनर थे तो उनकी बातों को पहले सुना गया और यहाँ पर जेटेट वालों ने कुछ बड़े बड़े मुद्दे रखे थे, कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स रखे थे। और ये पॉइंट्स था क्या, तो सबसे पहला पॉइंट्स ये था कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू उनको क्या सीटेट को अलाउ किया जा सकता है, इस पर बहस करी गई, इस पर उन्होंने अपना सबमिशन दिया। सेकंड पॉइंट था कि जब एक बार गेम स्टार्ट हो जाए, यानी एक बार विज्ञापन आ जाए, तो उसके बीच में रूल चेंज करके क्या किसी को अलग से फॉर्म फिलअप करना सही है, ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट था कि यहाँ पर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात हो रही थी। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मतलब यहाँ पर अगर उन लोगों के पास जितनी क्वालिफ़िकेशन है, कम से कम क्वालिफ़िकेशन है, तो वहीं से ही नियुक्ति कराया जाए, ना कि अलग से हायर करने की ज़रूरत है। और चौथा पॉइंट जो कि उन लोगों के लिए अभी तक अगर कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ थोड़ा सा भी दम दिख रहा है, तो वो है ट्राइबल लैंग्वेज। तो इन 4 बिंदुओं पर उन्होंने सबमिशन दिया और स्ट्रांगली सबमिशन दिया। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो ये सब सबमिशन सुनने के बाद जितना भी कुछ उन्होंने अपना पक्ष रखा जेटेट वालों ने जज साहब के सामने सुप्रीम कोर्ट में, तो अब इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए रिस्पोंडेंट की तरफ से कौन थे, झारखंड सरकार, क्योंकि झारखंड सरकार के अगेंस्ट ये केस किया गया था। और क्योंकि रिस्पोंडेंट में झारखंड सरकार थे तो उनके साथ साथ सीटेट
कि अभ्यर्थियों ने भी क्या किया था, एज ए रिस्पॉन्डेंट उन्होंने अपना वकील खड़ा किया था। तो जेटेट की तरफ से अगर हम बात करें तो जेटेट की तरफ से गोपाल शंकर नारायण जो कि काफ़ी प्राचीन हस्ती है और उनकी तरफ से वो पक्ष रख रहे थे। और झारखंड सरकार की तरफ से अगर बात करें तो मनिंदर सिंह, ये भी सीनियर एडवोकेट हैं। एंड सीटेट की तरफ से जो पक्ष रखने वाले थे वो थे मीनाक्षी अरोड़ा, और ये भी सीनियर एडवोकेट हैं जो कि बहुत ही मतलब फेमस वकील के तौर पर जाने जाते हैं। इनके जो बोलने के तरीके होते हैं, ये सब कुछ बहुत अच्छे वकील का पैनल था। तीनों ही साइड से देखा जाए सबके सब सीनियर वकील थे। और यहाँ पर अगर देखते हैं कि जैसे ही जेटेट वालों ने यहाँ पर सबमिशन रखा, जब इसको रिस्पॉन्डेंट करने की टाइम आई झारखंड सरकार की, तो झारखंड सरकार इस तरह से लग रहा था कि वो खास कुछ होमवर्क करके आई नहीं थी। झारखंड सरकार ने क्या कर दिया था, शायद कुछ फाइल्स उनको भेज दिया था और उन्होंने जैसे तैसे मतलब होता है कि जैसे तैसे स्टडी कर लिया था, पूरा मतलब उस पर गहन अध्ययन तो नहीं किया था। और इसी बात पर बीच बीच में जब काउंटर क्वेश्चन पूछे गए थे जज साहब की तरफ से, तो वो थोड़ा से मतलब असमंजस की स्थिति में आ जा रहे थे झारखंड सरकार की तरफ से जो एडवोकेट पैनल थे। और इस परिस्थिति में वो कुछ सवालों को सही से जवाब नहीं दे पाए थे, जज साहब को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। तो खैर जो भी हुआ, इस पर कुछ डांट फटकार भी पड़ी झारखंड सरकार के जो वकील थे उनको जज साहब के थ्रू। तो फिर बाद में आती है 12 तारीख की बात करते हैं। यहाँ पर 12 तारीख में जो सीटेट की तरफ से जो पक्ष रखने वाले थे, वो सीटेट की तरफ से पक्ष रखने वाले थे मीनाक्षी अरोड़ा मैम। और जब इनसे पूछा गया कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से कन्विंस किया। और एनसीटी जो गाइडलाइंस है और एनसीटी गाइडलाइंस के दोनों बिंदुओं पर काफ़ी चर्चा हुई। एक बिंदुओं पर जेटेट की तरफ काफ़ी पर्दा भारी दिख रहा था, लेकिन दूसरी बिंदु पर इन्होंने उसको काट दिया गया। हालांकि जज साहब भी इस पर कन्विंस हुए और उन्होंने भी कहा कि चलो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ये चीज़ें हो सकती है। तो खैर उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है कि जब एक बार गेम स्टार्ट हो जाता है तो रूल्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, इस तरह से कहना था जेटेट पक्ष की तरफ से कि वंस गेम स्टार्टेड रूल्स कैन नॉट बी चेंज्ड। तो यहाँ पर बात आ रही थी कि एक बार अगर आपने विज्ञापन निकाल दिया, जो भी रूल्स वगैरह आपके पास है, फिर आपने बीच में उसको संशोधित करके फिर से क्यों आप सीटेट को वहाँ पर अप्लाई करने का मौका दिया। तो ये इसी का बोलने का मतलब था कि आपने एक बार अगर रूल्स के साथ एक गेम स्टार्ट हो जाती है तो बीच में अगर रूल्स को चेंज नहीं किया जा सकता। तो इस पर भी बहुत अच्छे से बहस हुई और यहाँ पर भी जज साहब कन्विंस दिखे, क्योंकि यहाँ पर सीटेट के लिए किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं किया गया था। सीटेट के आने के बाद संशोधन नहीं किया गया था, इससे पहले ही काफ़ी बार जेएसएससी ने खुद इसको संशोधित किया था। तो यहीं पर पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि जब जेएसएससी खुद यहाँ पर संशोधित कर सकते हैं अपने जो भी उनकी सहूलियत के हिसाब से, तो जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो फिर संशोधित क्यों नहीं किया जा सकता। तो इस बात पर लेकर देखा जाए तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी जो हो गया, ये भी एक तरह से इसको काट लिया गया, मतलब इस पर ज़्यादा मतलब आर्गूमेंट हुआ नहीं और एक तरह से जज साहब कन्विंस दिखे। थर्ड नंबर जो था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की तरफ से अगर देखा जाए तो जेटेट लिया हुआ है, तो जेटेट में ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, हर तरह से जेटेट पक्ष की तरफ से रखा गया जो कि फुलफिल नहीं कर पाते हैं सीटेट वाले, और इसलिए वो यहाँ पर नहीं मतलब नियुक्ति के पात्र नहीं हो सकते हैं। बट ऐसे कंडीशन में हुआ था क्या कि मिनिमम क्वालिफिकेशन को भी सीटेट वालों ने बहुत अच्छे से इसको डिफेंड किया और मिनिमम क्वालिफिकेशन का मुद्दा नहीं रहा वहाँ पर, जहाँ तक बहस में देखने को मिला। और एक पॉइंट यहाँ पर बहुत कायदे से रखे गए थे यहाँ पर अगर देखा जाए जेटेट के पक्ष की तरफ से, वो की था ट्राइबल लैंग्वेज। ट्राइबल लैंग्वेज में कुछ कन्फ्यूजन रखा गया था। यहाँ पर जेटेट पक्ष की तरफ से भी बहुत गहन अध्ययन नहीं किया गया था, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें अलग बताई जा रही थी और उस साफ साफ देखने को मिल रहा था। यहाँ पर एक तर्क दिया जा रहा था कि क्या ये जो बहाली है, ये बहाली जज साहब के दौरान पूछा गया एक बार, क्या ये बहाली स्टेट वाइज है या फिर यहाँ पर जिला वाइज है। तो यहाँ पर मैम ने जो जेटेट पक्ष की तरफ से जो मैम थी, जो एडवोकेट थी, उन्होंने कह दी कि ये जिला स्तरीय है, लेकिन ऐसा है नहीं, जिला स्तरीय है नहीं। बहुत पहले 2016 से पहले जो नियमावली बनी थी तो उस वक्त क्या किया गया था कि जिला वाइज कुछ लैंग्वेज को डिवाइड कर दिया गया था, हर एक ज़िले में अलग अलग लैंग्वेज को, उसमें क्षेत्रीय और ट्राइबल लैंग्वेज होते थे जो जनजातीय भाषाएं होती थी। क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं में से उसमें हिंदी इंग्लिश वगैरह नहीं रहा करता था उस वक्त। तो इस वाले नियम को लेकर वो चल रहे थे कि ऐसा ऐसा है, लेकिन वर्तमान जो अभी बहाली आई है और नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी जिला स्तरीय भाषा का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको जितनी भी भाषाएं दी गई जिसमें से हिंदी और इंग्लिश सब शामिल है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं।
तो बट यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया था कि एक चीज़ें रख दी कि ये जिला स्तरीय है, और जो कि ट्राइबल लैंग्वेज की ही बात बार बार करी जा रही थी। ट्राइबल लैंग्वेज मतलब वो जनजातीय भाषा, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा की उल्लेख ज़्यादा की जा रही थी। लेकिन बीच में जब जज साहब ने टोका कि क्या यहाँ पर तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर क्षेत्रीय लैंग्वेज का भी तो उल्लेख है, तो लोकल लैंग्वेज तो रख सकते हैं कोई भी अपने स्तर के, अपने अपने स्तर से जहाँ पर भी वो रहते हैं वहाँ पर जो भी लोकल लैंग्वेज है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर वो ट्राइबल लैंग्वेज रखा जाए। तो यहाँ पर फिर देखा गया कि सीटेट और जेटेट के दोनों के बीच में जो सिलेबस है उसको मिलान किया गया। यहाँ पर जेटेट वालों ने एक बड़ा पक्ष रखने की कोशिश की, वो मतलब उसको जोरदार पक्ष रखने की कोशिश की कि यहाँ पर देखिए कि हमारा लैंग्वेज 1 और 2 में इस तरह की कंडीशन है और सीटेट में इस तरह की कंडीशन है, तो सीटेट इसको फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो नियमावली दिखाई गई थी ये जेटेट का पुराना नियमावली दिखाया गया था, वर्तमान नियमावली को नहीं दिखाया गया था। और ये जो संशोधन हुआ है, ये जो बहाली हुई है, ये पुराने नियम से बहाली नहीं हो रही है, ये एक्चुअली वर्तमान जो नियमावली बनी है उसी पर बहाली हुई है, जिस पर आप देखिएगा कि यहाँ पर लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं दिखेगा। पहले की तुलना अगर करेंगे कि पहले जो जेटेट हुआ करता था उसका क्या सिलेबस था, अभी जो जेटेट की प्रावधान करी गई है, जो भी वर्तमान में जो उसकी फॉर्म भरी गई है और आने वाले समय में उसका एग्ज़ाम होगा, तो इसमें और सीटेट में काफ़ी समानताएं दिखने को मिली है। एक बहुत कुछ यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जज साहब के सामने भी इवन वहाँ पर कोर्ट में, हालांकि यहाँ पर जज साहब काफ़ी कुछ चीज़ों को गौर से सुन रहे थे, वो भी बोल रहे थे कि हम सुन रहे हैं, आपकी बहस कर देने से हम लोग निर्णय नहीं दे देंगे, आप चाहे कुछ भी करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर को रिजर्व रख लिया गया, और ऑर्डर को रिजर्व रखने का मतलब ही यही होता है कि उन्होंने जितना भी बहस सुना वहाँ पर, उन बहस में कुछ ना कुछ उनको कमी दिखी होगी, कहीं ना कहीं पर वहाँ उनको कुछ ऐसी चीज़ें मतलब सुनने को मिली होगी जो उनके पेपर के साथ मैच नहीं कर रहा था। या तो जेटेट की तरफ से हो सकते हैं, या सरकार की तरफ से भी हो सकते हैं, और या सीटेट की भी तरफ से हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसी चीज़ों को वो लोग क्या करेंगे, बाद में जैसे ही वो फुर्सत मिलेंगे वो लोग बेहतर मतलब तरीके से उसको अध्ययन करेंगे और मैच करेंगे कि क्यों नहीं सीटेट को बाहर निकाला जाए, या फिर क्यों नहीं उसको शामिल किया जाए। इस चीज़ों को बात करेंगे। दोनों ही चीज़ों की अगर बात करें तो एक बीच का रास्ता दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर जज साहब के द्वारा एक बीच का रास्ता निकालने को प्रबल संभावना है, ऐसा जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरी जहाँ तक राय है, और काफ़ी सारे लोगों का भी इसी तरह की राय मुझे भी सुनने को मिला कि ऐसी स्थिति हो सकती है। क्योंकि सीरियस से सीटेट को बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि 8 साल से एग्ज़ाम नहीं हुई है। जब 8 साल से कहीं एग्ज़ाम नहीं हुई है तो इसी पॉइंट को लेकर हाईकोर्ट ने क्या किया था कि यहाँ पर उन्होंने जजमेंट दिया था। तो जब 8 साल से हुई नहीं है, और इसी वजह से जब जजमेंट हाईकोर्ट ने दिया था, वो भी उन्होंने भी 3-4 महीने तक इसको रिजर्व रखा था, फिर अंततः तो उन्होंने वो ऑर्डर को रिलीज़ किया था। तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही चुनौती है कि वो किस तरह से इस चीज़ को डील करेंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक बीच का रास्ता निकलेगा, अवश्य निकलेगा, और हम सब उम्मीद करते हैं कि जेटेट और सीटेट सबकी यहाँ पर जीत हो। किसी एक पक्ष की जीत और हार से यहाँ पर अभ्यर्थियों की नुकसान होगी, क्योंकि काफ़ी कुछ हर किसी को समानता का अधिकार मिले, और हम उम्मीद करेंगे कि सबके लिए बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही, और आगे हम लोग फिर से बात करेंगे किसी विशेष बिंदु पर। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।